Hello everyone, in today's 12th Commerce Economic lecture, we will start chapter number 7, National Income. So here it is the textbook in front of you. We are on page number 61. Two word. First one is national. Second is income. Income already we know. जब हम इनकम की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू व्हाट वी हैव जनरेटेड. क्या अमाउंट हमारे पास आया है दैट इज नोन एज इनकम. बराबर है. एंड ये जो दो वर्ड साथ में हम बताएं नेशनल इनकम, देन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम ऑफ ओवरऑल नेशन. पूरे कंट्री का जो इनकम होगा उससे हम बोलेंगे नेशनल इनकम. ठीक है. सो कंट्री को इनकम कहां से मिलती है या कंट्री का इनकम कहां से जनरेट होता है, व्हाट इज नेशनल इनकम, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी शुड नो आवर नेशनल इनकम, ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो जब हम नेशनल इनकम की बात करें, जब हम इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे दैट मींस माइक्रो, और जब नेशनल इनकम की बात हम कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो. ठीक है. द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स and factories, shops and market, bank and financial institution, various departments and their office etc. देखो यहां पर जो नेशनल इकोनॉमी की बात करें ओवरऑल जहां जहां पर भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे कहीं ना कहीं कोई अमाउंट जनरेट हो, कोई इनकम जनरेट हो, उसी से क्या क्रिएट होता है नेशनल इकोनॉमी. सो नेशनल इकोनॉमी का क्या पार्ट है, जितने भी फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज है, शॉप, मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर ऑफिसेस एटसेट्रा. नेशनल इनकम इज कंपोजिट measure of all economic activity such as production, distribution, exchange and consumption, but it is also an objective indicator of economic welfare of the people in a country. देखो यहां पर दो चीजों के ऊपर फोकस किया गया. सबसे पहला क्वांटिटी, किसके ऊपर, क्वांटिटी, और दूसरा किसके ऊपर, क्वालिटी, है ना. तो नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर. कैसा मेजर है, कंपोजिट, मिक्सचर है ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो इसमें फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को सम्मिलित नहीं किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन. ठीक है ना. ये किससे रिलेटेड, ये आपको नंबर्स देगा, आपको ये क्वांटिटी देगा, बट इट आल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब लोगों का जो आर्थिक भला होना है वो कितना हुआ है. चलो पैसा है, आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया, आपने ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन शो किया, बट ये सब करने के बाद आज आर्थिक स्थिति कैसी है लोगों की वो भी देखना जरूरी है. दैट मीन्स यू हैव टू लुक इनटू टू वे. पहले तो क्वांटिटी और दूसरा क्वालिटी, आप क्या जनरेट कर रहे हैं. ठीक है ना. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, हमें देखना है प्रोडक्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एक्सचेंज कितना है, कंजम्पशन कितना है. दैट विल गिव अस क्वांटिटी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी. ठीक है. In India, establishment of the National Income Committee (NIC) in 1949. तो इंडिया में हमने नेशनल इनकम कमिटी बनाई. 1947 में हमारा देश आजाद हुआ ब्रिटिश राज से. एंड हियर आफ्टर 2 years हमने क्या किया, एक यहाँ पर कमिटी का गठन किया, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम कमिटी. मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर रेगुलर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट. मतलब ये क्या करते हैं, ये कंपाइल करते हैं, ये सारे डेटा को एक जगह लाने का काम करते हैं. किससे रिलेटेड डेटा, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी हमारा एस्टिमेट है
जो भी हमारा प्रिजम्पशन है, जो भी हमारा कैलकुलेशन है, जो भी स्टैटिस्टिक्स है, सबको एक जगह पर लाकर ये जमा करते हैं। ठीक है। एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO कंपाइल्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन नेशनल इनकम। आज की तारीख में ये काम किसका है? CSO का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है। एंड अलाइड एग्रीगेट्स एवरी ईयर, या उससे रिलेटेड जो भी हमें डेटा मिलता है उसे क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। तो मीनिंग देख लेते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी, है ना। आज की तारीख में सब कुछ हम मॉनिटरी वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं। Hence, national income of a country is expressed in terms of money. तो national income जो है वो मनी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। हाउ मच डू यू हैव, कितना पैसा है, कितना पैसा आप बना रहे हो। जैसे एक व्यक्ति का आप इनकम पूछोगे तो या तो उसको कोई फीस मिलती होगी, अगर कोई वो प्रोफेशनल है, या तो वो सैलरीड पर्सन होगा। अगर वो बिजनेसमैन होगा तो उसका पास तो रोज कैश आता होगा या प्रॉफिट जो वो अर्न करता है कि नहीं। ये उसका क्या है? इनकम है। जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उससे जो जनरेट हो रहा है वो क्या है? उसका इनकम है। ठीक है। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर नेशन की इनकम की बात करते हैं तो हम उसका मॉनिटरी वैल्यूएशन करते हैं। कैसा वैल्यूएशन करते हैं? मॉनिटरी वैल्यूएशन। The total income of the nation is called as national income. तो आपको क्या लगता है ये जो टोटल इनकम है ये कैसे डिराइव किया जाता है? हम हर एक का, जितने भी पर्सन है सबका हम लोग ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो पैसे कमाते हैं सब टोटल करेंगे। अच्छा, आप कितना कमाते हो? 10,000। आपका कितना है? मेरा 20,000। आपका कितना है? 1 लाख रुपीज। आपका कितना है? 50,000। आपका कितना है? 5 करोड़ रुपीज। ऐसा हम टोटल करेंगे, सब टोटल करेंगे, फिर टोटल लेकर के कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमारा नेशनल इनकम ऐसा है। ऐसा कैलकुलेट करने वाले हैं क्या? आपको क्या लगता है सभी लोग अपना करेक्ट इनकम शो करते हैं इवन इन इनकम टैक्स फाइल? क्या हम अपना करेक्ट इनकम शो करते हैं? आंसर इज नो। तो ये जो नेशनल इनकम की बात हो रही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पूरे नेशन का हमको यहां पर कैलकुलेशन करना है। 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 130 करोड़ का पॉपुलेशन। अब ये जो 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, कौन कितना कमाता है एवरी ईयर? क्या हम सबका टोटल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? नहीं। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? सबसे पहली बात हमको ये दिमाग में डाल देना है कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन, नेशन का जो टोटल इनकम है उसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है। इन रियल टर्म्स, कौन से टर्म्स से बात कर रहे हैं? रियल टर्म्स। नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो आपने कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसका मॉनिटरी वैल्यू, उसका मॉनिटरी वैल्यू जब हम निकालते हैं उसे बोला जाता है नेशनल इनकम। ठीक है ना। तो कैलकुलेट एक्चुअली क्या करना है? एक्चुअली देखना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने सर्विसेज दिए गए और उसका मॉनिटरी वैल्यू क्या है। जब उसका टोटल हम करते हैं तो हमें पता चलता है नेशनल इनकम कितना है। और कितना प्रोडक्शन है, कितना सर्विसेज है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये जो 3 सेक्टर में हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी डिवाइडेड है, तीनों सेक्टर को हमको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा निकालना पड़ेगा कि प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन है, टर्शरी सेक्टर से हमने कितने सर्विसेज दिए गए हैं, है ना। ये सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो डेफिनेशन यहां पर दिया गया है हमको नेशनल इनकम का। सबसे पहला डेफिनेशन जो NIC है 1949 जिसमें इसका गठन हुआ था, एज वी कैन सी हियर। ठीक है। तो इसने उस समय डिफाइन किया है, द नेशनल इनकम कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1949 with Professor PC Mahalanobis as chairman and Professor DR Gadgil and Dr. VKRV Rao as the member। तो ये जो तीनों महानुभाव हमको दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था? उसको डिफाइन किया था। सो अकॉर्डिंग टू NIC के हिसाब से नेशनल इनकम क्या है? नेशनल एस्टिमेट मेजर। देखो पहले क्या बता दिया? इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज नॉट एक्यूरेट, ये एस्टिमेटेड मेजर है। क्योंकि एक्यूरेट तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। मैंने बताया आपको 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, डेली कहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कितना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वी डोंट नो।
तो हमको क्या करना है, हमको एक एस्टिमेट लेना है, अंदाजा लेना है. सो अ नेशनल इनकम estimate or national estimate measure the volume of commodity and services turned out during a given period counted without duplication. cascading effect नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रोडक्शन को, किसी सर्विसेज को आप डबल काउंट मत कर लो, ठीक है ना. तो यहां पर नेशनल इनकम आप किसको बोलोगे, इट्स एस्टिमेटेड मेजर. किस चीज का मेजर, द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज, मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक साल का पीरियड ले लें हम, तो उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना सर्विसेज दिया गया है, उसका काउंटिंग विदाउट डुप्लीकेशन, जिसमें डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए. तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम. तो ये तो किसने दिया, एनआईसी ने दिया. अब यहां पर पीगो, जो प्रोफेसर एसी पेगाव है, ये क्या बता रहे हैं, नेशनल डिविडेंड is that part of objective income of the community including of course income. क्या बता दिया, national dividend is that part of objective income of the community including of course income derived from abroad which can be measured in money. देखो यहां पर क्या बता दिया, जो पैसा फॉरेन कंट्री से भी आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको नेशनल इनकम तो काउंट कर ही रहे हो, इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, या आप उसे प्राइमरी सेक्टर बोलो, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, वो जितना कमा रहा है, उसके अलावा हमारे यहाँ से जो लोग माइग्रेट होके बाहर गए हैं, कोई सऊदी अरेबिया गया है ना, कोई यूएसए गया है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई ब्रिटेन में गया हुआ है, कोई अर्जेंटीना गया है, ऐसे सब लोग अलग अलग जगह पर गए हैं, और वहां से कुछ ना कुछ अपने यहाँ पर जो फैमिली रहती है उसको सेंड करते हैं एवरी मंथ या जो भी ईयरली. तो वो जो इनकम जनरेट होकर के इंडिया में आ रहा है, उसको भी इसमें इंक्लूड करना है. वही बोला देखो, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम derived from abroad, बाहर से जो पैसा कमा के ला रहे हैं, which can be measured in money, जो पैसे में आप काउंट कर सकते हो. गेटिंग इट. तो यहां पर ये एडिशन हुआ कि हम फॉरेन की इनकम को भी इसमें इंक्लूड करेंगे. फिर प्रोफेसर फिशर है, प्रोफेसर फिशर का नाम आपने कई बार सुना होगा. सो नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोनली ऑफ द सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर whether from their material or from their human environments. तो यहां पर इनका कहना क्या है, इनका मेन कहना यह है कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के ना, जो कस्टमर को कितनी सर्विस मिली, फाइनल कस्टमर को, है ना. अभी देखो होता क्या है चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हमारा जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है होलसेलर को, होलसेलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर को, और रिटेलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, है कि नहीं. तो यहां पर सेम प्रोडक्ट 3 टाइम्स ट्रांसफर हो रहा है, 1 2 और 3. तो आप इसको 3 काउंट करने वाले हैं या इसको 1 काउंट करने वाले हैं, आप कितना काउंट करेंगे प्रोडक्टिविटी में. तो इनका कहना है जो फाइनल कस्टमर को गया है ना, उसको ही काउंट करो, बाकी नेक्स्ट या जो एक्स्ट्रा 2 टाइम्स वो रोल हुआ है उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है. क्या ठीक है. तो इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है फाइनल कंज्यूमर को मिलने वाली सर्विसेज पे. सो नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर. कौन सा कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरमेंट. मटेरियल एनवायरमेंट से हो या ह्यूमन एनवायरमेंट से हो, कोई भी एनवायरमेंट से हो, कैसी भी सर्विस मिली उसको काउंट किया जाए. फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. आफ्टर डेफिनेशन हम क्या देख रहे हैं, अभी फीचर्स देख रहे हैं. फीचर्स को ध्यान से देखो, हम नेशनल इनकम के बारे में अभी एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. हमने बात की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इनकम,
एक व्यक्ति की इनकम या एक ग्रुप की इनकम की बात करते हैं, एक हाउस होल्ड की इनकम की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल नेशंस इनकम, ये मैक्रो कॉन्सेप्ट में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. ठीक है. National income represent income of the economy as a whole rather than that of an individual. Hence, it is a macroeconomic concept. कोई rocket science नहीं है, एकदम easily understandable है. हमने माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है देखा है, तो ये लार्ज पिक्चर शो करता है कि नहीं. नंबर 2, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हम यहां पर किसका वैल्यू देख रहे हैं, फिनिश गुड्स का. किसका देख रहे हैं, finished goods का. In order to avoid double counting in national income, the value of only final goods and services produced in the economy are considered. तो सिर्फ उन्हें कंसीडर किया जाता है. The value of intermediate goods और raw material is not considered. तो यहां पर पीगो जो बात कर रहे थे, ठीक है ना, उसको ज्यादा ध्यान दिया गया कि फाइनल कंजम्पशन जो हो रहा है ना, उसको आप काउंट करो. अभी फॉर एग्जांपल एक मिल्कमैन है. कौन है, मिल्कमैन. अभी मिल्कमैन वाला क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है. अब इसका जो मिल्क है वो ना कहां पर जाता है, वो जाता है जो स्वीट शॉप होता है ना, हलवाई की दुकान होती है, वहां पर जाता है. वो वहां पे इससे क्या बनाता है, स्वीट बनाता है. अब ये जो मिल्क था वो कन्वर्ट हो गया स्वीट में, बराबर है. अब इस स्वीट को कौन परचेस करेगा, कंज्यूमर. तो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन, तो आपको मिल्क का प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं करना है. क्यों, ये ऑलरेडी काउंट हो गया किसके अंदर, स्वीट के अंदर. मिल्क का जो प्राइस है वो किसके अंदर काउंट हो गया, स्वीट के अंदर हो गया. अगर आप मिल्क को भी प्रोड्यूस मानते हो और स्वीट को भी प्रोड्यूस मानते हो तो आप डबल काउंटिंग कर रहे हो, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया. ऐसा होना नहीं चाहिए, यही यहां पर बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो टॉक अबाउट ओनली फाइनल प्रोडक्ट, दैट मींस फिनिश गुड्स, है ना, जो लास्ट आउटकम है उसके ऊपर ध्यान दो बोल रहे हैं. द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होगा या हाफ फिनिश गुड्स होगा उसको कंसिडर नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट का प्रोडक्शन का बात करते हो, देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन. कॉटन का आपको वैल्यू काउंट करने का जरूरत नहीं है. क्यों, कॉटन का वैल्यू पहले ही काउंट हो चुका होगा. तो जब आप शर्ट का वैल्यू का बात कर रहे हो तो आपको कॉटन का वैल्यू उसमें लेना नहीं है, as it is already included in the price of the shirt. क्योंकि शर्ट के प्राइस में कॉटन का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है. गेटिंग इट, या वैल्यू एडिशन आपको सिर्फ बात करनी है. फॉर एग्जांपल अभी यहां पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, जो मिल्क है, मिल्क सपोज आपने वहां पर कैलकुलेट कर लिया कि 40 रुपीज का है. कितने का है, 40 रुपीज का. ठीक है. तो जब आपका स्वीट बनेगा ना, तो स्वीट बनने के टाइम पे आप सिर्फ क्या कैलकुलेट करोगे, शुगर कितना डला है या जो अदर इंग्रेडिएंट्स है वो कितने डले हुए हैं, है कि नहीं. आप उसमें से 40 रुपीज काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में काउंट हो चुका है. तो डबल काउंटिंग करना नहीं. In order to avoid double counting in national income, the value of only final goods and services produced in the economy are considered. तो जो last final goods बनेगा या सर्विस प्रोवाइड होगी उसी को काउंट करना है. The value of intermediate goods और raw material is not considered. तो जो रॉ मटेरियल का काउंटिंग है, इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको नहीं काउंट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट का आपको प्रोडक्शन काउंट करते समय, एस्टिमेट लेते समय कॉटन का प्राइस काउंट करना नहीं है. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट इज नेट एग्रीगेट वैल्यू. नेट एग्रीगेट वैल्यू, national income include net value of goods and services produced and does not include depreciation cost. क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो भी वेयर एंड टेयर होगा वो हम काउंट करते नहीं है.
ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हो, ठीक है। तो क्या बताया, नेशनल इनकम इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, दैट इज वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट। तो वेयर एंड टेयर इसमें काउंट होता नहीं है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो वापस से बात आ गई, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या, फॉरेन से जो पैसा आएगा, जो पीगो ने बताया हमें, उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट किया 3000 करोड़ का और हमने इंपोर्ट किया 2000 करोड़ का, तो नेट हमको कितना रिसीव हुआ, 1000 करोड़, है ना। तो ये 1000 करोड़ हमारा क्या इनकम है, उसको भी काउंट किया जाएगा। वही बताया गया यहाँ पर, नेशनल इनकम इंक्लूड, व्हाट इंक्लूड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस करने के बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू, एक्स माइनस एम, एंड नेट डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट मेड अब्रॉड, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दोनों को माइनस करने के बाद जो पैसा आता है ना, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो जैसे हमने नेट इनकम देखा अब्रॉड से, वैसे ही यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड, हम एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर देखते हैं कि पूरे ईयर का, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अप्रैल टू मार्च हम यहाँ पर काउंट करेंगे। इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके लिए नेशनल इनकम काउंट होता है। फ्लो कंसेप्ट, नेशनल इनकम क्या है, ये कोई रिजिड कंसेप्ट नहीं है, फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम इज द फ्लो कंसेप्ट एज इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द ईयर, इसको बताते हुए इसको कहा गया ये एक फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है। मनी वैल्यू, हम कौन सा वैल्यू कंसीडर करते हैं यहाँ पर, हम क्वांटिटी नहीं देखते। फॉर एग्जांपल हमने 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया, तो हम वहां पर लिखेंगे 1000 क्विंटल्स नहीं, उसका मार्केट प्राइस क्या है वो प्राइस हम लेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज का जो वैल्यूएशन है किसमें किया जाएगा, मॉनिटरी, मनी वैल्यू देखा जाएगा। कितने ऑरेंजेस प्रोड्यूस हुए, कितने मैंगो का प्रोडक्शन हुआ, कितना राइस का प्रोडक्शन हुआ, ये सबका मॉनिटरी वैल्यू निकाला जाएगा, फिर मॉनिटरी वैल्यू को टोटल किया जाएगा। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, इट रिप्रेजेंट ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, सिर्फ उसका ही काउंटिंग होगा जो मनी के थ्रू एक्सचेंज किया है। किसके थ्रू एक्सचेंज किया है, मनी के थ्रू। सो फीचर्स में सबसे पहले हमने देखा ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, ब्रॉड लेवल पे हम इसे देखते हैं। ये कोई इंडिविजुअल का इनकम नहीं है, किसी हाउस होल्ड का इनकम नहीं है, किसी ग्रुप का इनकम नहीं है, ये पूरे नेशन का इनकम है। नंबर 2, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्शन होगा या सर्विसेज होगा, इंटरमीडिएट है, हाफ डन है, इनकम्प्लीट है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जो फाइनल कस्टमर को सेल हुआ है उसको ही हम काउंट करेंगे इसमें। नेट एग्रीगेट वैल्यू, इसमें आप नेट वैल्यू ही ऐड करेंगे, डेप्रीशिएशन ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो डेप्रीशिएशन आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन का अमाउंट हटा देना है, डेप्रीशिएशन आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो डेप्रीशिएशन का माइनस करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलता है वही आप इसके अंदर लेंगे। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड में से जो पैसा आपके पास आया है, कितना पैसा दिया कितना पैसा लिया, उसको माइनस करने के बाद जो इंडिया में बचा, ठीक है ना। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म में भी आप समझ लो, हमने एक्सपोर्ट किया 3000 करोड़ का और इंपोर्ट किया 2000 करोड़ का, मतलब 3000 आया 2000 गया, तो कितना बचा 1000, तो 1000 हमारे लिए क्या है, वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, तो डेफिनेटली हम इंडिया में 31 मार्च क्लोजिंग समझते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। उस दौरान ये जो भी प्रोडक्शन हुआ, सर्विसेज हमें मिले और जो भी अब्रॉड से पैसा आया, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे।
फ्लो कंसेप्ट है, ये कोई स्टैग्नेंट कंसेप्ट नहीं है, रुका हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज क्या है, ये खुद ही एक फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। नंबर 7, मनी वैल्यू। आप क्वांटिटी नहीं देखते, आप मॉनिटरी वैल्यू देखते हैं। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, इट रिप्रेजेंट ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। जो पैसे के लिए एक्सचेंज हो रहा है, जो फ्री में दे रहे हैं या जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। सपोज जो फार्मर है, फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? व्हीट। ठीक है, अब उसमें से उसने क्या किया, 200 किलोग्राम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया। तो बाकी का जो बैलेंस है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कोई मॉनिटरी वैल्यू एक्सचेंज में नहीं हुआ है, मतलब उसको एक्सचेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो जो यहां पर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसी को हम, उसी का जो मॉनिटरी वैल्यू है वो कंसीडर करें। आफ्टर लर्निंग फीचर्स, मूविंग टूवर्ड्स सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आप जरा एक झलक इस फ्लो चार्ट पे दीजिए। इस फ्लो चार्ट में जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है बीच में दो टर्म दिए गए हैं, एक हाउस होल्ड है एंड सेकेंड टर्म इज फर्म्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड से ये सर्कल क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। कैसे? हाउस होल्ड में कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो पैसे खर्च करते हैं। जब हाउस होल्ड मतलब घर की चीजें परचेस होंगी, है ना, मैंने कोई सोप परचेस किया, ऑयल परचेस किया, तो मैं किससे परचेस कर रहा हूं? फर्म से परचेस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं फर्म से वो प्रोडक्ट लूंगा, फर्म को वो पैसा दूंगा। तो यहां से ये फ्लो कहां जा रहा है? फर्म के पास, ठीक है। अच्छा, फर्म ये फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस ये सब पे करता है। मतलब उसने जो यहाँ पर लैंड लगाया है तो उसको क्या देगा? रेंट। उसने जो लेबर लगाया हुआ है उसको क्या देगा? वो वेजेस। उसने जो कैपिटल यूज किया है उसको इंटरेस्ट देगा, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो वो इनकम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फिर क्या बनाएगा? गुड्स बनाएगा, और गुड्स अगेन किसके पास जाएगा? हाउस होल्ड के पास, है कि नहीं। तो जो फर्म है वो क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है, गुड्स दे रहा है, और हाउस होल्ड क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। इससे वो और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज क्या कर रहा है? उसमें यूज कर रहा है, और उनको क्या दे रहा है? पैसे। तो ये फ्लो क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट, क्या, ठीक है। एक दूसरे पे ये लोग क्या है? इंटरडिपेंडेंट। तो रीड करते हैं। Circular flow of income is the basic concept of macroeconomics. The circular flow of income refers to the process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner continuously through time. तो continuously ये जो चक्र है वो चलता रहता है। फर्म जो है प्रोडक्ट बना करके हाउस होल्ड को देते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट परचेस करके पैसा देता है, वो पैसा फिर से स्पेंड करके फर्म क्या करता है? और प्रोडक्ट बनाता है और गुड्स बनाता है, वो सेल करता है, और ये सर्कल चलता रहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला बना है। वाई, वाई मतलब यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, तो यहाँ पर y दिया है इज इक्वल टू C प्लस आई। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर, तो यहां पर साथ में क्या आ जाता है? G, ठीक है। फोर सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो भी आ गया। The circular flow of goods and money in a two sector model is explained below. तो देखो टू सेक्टर मॉडल हमने देखा अभी। There are two sector model, household and firm.
it divides the diagram into two parts. The upper half represent the factor market and the lower half represent the commodity market, है ना। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये फैक्टर्स की बात करें, किसकी बात करें, फैक्टर की, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड को क्या चाहिए, हाउस होल्ड को चाहिए कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म को काम करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये फर्म का नीड है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, और हाउस होल्ड का नीड क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट में ऐसा बताया गया है। एंड द लोअर पार्ट रिप्रेजेंट कमोडिटी मार्केट। फिगर एक्सप्लेन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टू सेक्टर मॉडल। तो ये मॉडल हमने देखा। In the above figure, the factor of production flow from the household to the firm. The firm use these factors to produce goods and services. ठीक है ना, वही बात हो गई। तो हाउस होल्ड से क्या हो रहा है, फर्म के पास जा रहा है पैसे, और फर्म उसका और प्रोडक्शन करने में उसका यूज करता है। Required by the household, thus goods flow from the household to the firm and from the firm back to the household. तो यहां पर जो भी अमाउंट है वो फर्म के पास ट्रांसफर होता है और फर्म उससे गुड्स बना करके हमें सेंड करता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लो। क्या बोला जाता है इसको, प्रोडक्ट फ्लो। इन द सेम वे मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स पेमेंट सच एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसी तरीके से हम मनी फ्लो देखते हैं कि जो फर्म है वो अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को क्या पे करता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउसहोल्ड यूज हिज इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउसहोल्ड के पास जो पैसा है वो गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं। Does money flow from the firm to the household and from the household back to the firm? It is called money flow. तो पहला हमने देखा प्रोडक्ट फ्लो, जहां पर प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो रहा है, और दूसरा हमने देखा मनी फ्लो, ठीक है ना। हाउस होल्ड से पैसा फर्म के पास जा रहा है और फर्म से पैसा हाउस होल्ड के पास आ रहा है। इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट फैक्टर इनकम। तो यहां जो है फ्लो ऑफ इनकम, ये प्रोडक्शन क्या करता है, इनकम को जनरेट करता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, और इस इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट किया जाता है ना। हमारे पास जो इनकम जनरेट होगा मैं उससे और क्या करूंगा, और प्रोडक्शन करूंगा, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करूंगा और लेबर को लगाऊंगा, है ना। This flow of income continuous as production is a continuous activity due to never ending human wants. तो ये किसके ऊपर बेस करता है, ह्यूमन वांट के ऊपर, जो कभी खत्म नहीं होती। इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर, और ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। क्या बता दें यहां पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो प्रोडक्शन होता है दैट जनरेट फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन की वजह से जो फैक्टर्स के लिए इनकम है, फैक्टर्स के लिए इनकम क्या क्या है, हमने देखा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये जनरेट होता है। जितना प्रोडक्शन आप करोगे उससे सेल होगा, सेल होके पैसा मिलेगा तो हम फैक्टर और प्रोडक्शन को दे सकते हैं, ठीक है। दिस फ्लो सॉरी विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, और फिर स्पेंड किया जाता है अमाउंट। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी कैसा हो जाता है, कंटिन्यू चलता रहता है, क्योंकि वांट्स आर नेवर एंडिंग, है ना। लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमारा प्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, तो ये एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंडिचर हमेशा सर्कल चलता रहेगा। नाउ देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। एक एक करके अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट कंसेप्ट क्या है। तो आप देखिए जीडीपी, अभी हमें यहाँ पर देखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर फिर से हमको ये फॉर्मूला मिलता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो व्हाट इज C? C इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो इंडिविजुअल है
या जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है, फर्म है, उनका खुद का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें हम लोग, ठीक है। आई, आई क्या है? डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे इंडिया में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहला, कंजम्पशन कितना हो रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना कंज्यूम कर रही है और कितना इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट वैल्यू। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी सोचते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नेबर है ना, उसको हमेशा देखता रहता है। अभी नेबर ने एक बार ऐसे उसको पूछा, भाई तेरी इनकम क्या है? तो व्यक्ति थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया, बोला मैं अपनी इनकम क्यों बताऊं। तो उसने उस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया, उसने कुछ बोला ही नहीं। अब ये नेबर है ना, हमेशा उसको ऑब्जर्व करता था कि इसके घर में फ्रिज है, ये इसके घर में वाईफाई है, ये केबल का पैसा भरता है, ये जियो का फोन यूज करता है तो इतना इसका खर्चा है, इसके घर पे मैंने परसों LIC एजेंट को देखा था, म्यूचुअल फंड एजेंट वाला भी आके गया है ना, तो उसने इंक्वायरी निकाली। तो क्या ये सब को देख करके हम किसी के इनकम को जज कर सकते हैं? यस और नो? तो ये जजमेंट में आपने क्या किया? मैं बोलूंगा अगर किसी का इनकम आपको देखना है तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम करो, उसका खर्चा कितना होता है ना, कंजम्पशन, वो देखो, और प्लस देखो ना वो मतलब उसका इन्वेस्टमेंट किधर किधर वो पैसा लगा के इन्वेस्ट करके रखा है। ये दो चीज आप देखोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा, है कि नहीं। मतलब कितना कंज्यूम करता है और कितना वो इन्वेस्ट करता है। कंज्यूम करता है मतलब रेंट कितना देता है, फिर उसका महीने का बिल कितना आता है, उसका पेट्रोल एक्सपेंसेस कितना जाता है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, किसी को भी ऑब्जर्व करके देख करके मालूम पड़ जाएगा। हाँ, आस पड़ोस वाले को मालूम पड़ता है लाइट का बिल कितना आ रहा है, तो घर का खर्चा कितना है, राशन पानी कितना लगता है, एक आइडिया आ जाता है। दूसरा, उसको बातों बातों में कभी आपको मालूम पड़ता है कि ये LIC का प्रीमियम पे करता है, इसका मेडिकल इंश्योरेंस भी है, ये शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि इसका मंथली जो है ना 10-12 हजार का तो इन्वेस्टमेंट रहता है, और कंजम्पशन 20 हजार का रहता है। तो 20 हजार का कंजम्पशन प्लस 10-12 हजार का उसका इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत सेव करता होगा 5 हजार, तो मैं समझ सकता हूँ 35,000 तक इसका इनकम हो सकता है। एक आइडिया आ जाता है, यस और नो? तो आपने ये जो इनकम का अंदाजा लगाया ना, यही बात यहाँ पर GDP में कर रहे हैं। नेशन के बारे में, नेशन के बारे में हम सबका प्राइवेट कंजम्पशन देख रहे हैं, सबका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर एक ऐड हो जाता है कि गवर्नमेंट कितना कंजम्पशन करती है और कितना इन्वेस्टमेंट करती है। वही चीज, मतलब प्राइवेट के बारे में देखना है और गवर्नमेंट के बारे में देखना है, और फिर लास्ट में हमको क्या देखना है कि कितना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारे पास नेट अमाउंट बच रहा है। वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें से अभी तक हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, है कि नहीं। आप भी जब फाइनल अकाउंट करते हो तो आपको, जब तक आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हो, आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा क्या? आंसर इज नो। आपको वो ग्रॉस प्रॉफिट ही काउंट किया जाएगा जब तक आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हो। ऐसे ही जब तक आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, उसको क्या बोला गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जैसे ही आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ या ना? सब बाबाज एंड बेबीज बोलेंगे यस और नो। So gross domestic product is the gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Political boundaries of the nation, ठीक है, नेशन के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर एक आइडिया लिया था कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर जो भी आपका गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन हो,
चाहे वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके कोई फॉरेन से हमारे पास क्या आया है, इनकम जनरेट हुआ है, ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन द सेंस हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम। और इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, है ना, जो भी डेप्रिसिएशन आपने इंकर किया है, क्योंकि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज किया है उसमें मशीनरीज बहुत हद तक यूज हुई है, और उसको जब आप डेप्रिशिएट करते हो तो आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, so where C is equal to private consumption expenditure, I is equal to domestic private investment, G is equal to government's consumption and investment expenditure. Here we are talking about expenditure and investment. ठीक है, then X minus M, that is net export value, value of export minus value of import। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, देखो क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है GDP minus depreciation. Net domestic product is the net market value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of a country during a period of 1 year। तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया, नेट, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी देखो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की पहले बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, डोमेस्टिक, पहले डी यूज किया गया, GDP NDP, है ना, और अब क्या बात कर रहे हैं, GNP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मींस द ग्रॉस वैल्यू of final goods and services produced annually in a country which is estimated according to the price prevailing in the market। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखो एक एडिशन हो गया R माइनस P का, ये क्या है यहाँ पर, रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट मेड अब्रॉड, ये इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो उस टाइम उसका क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अलग कैसे है, इसमें डिफरेंस है रिसीट फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, रिसीट और पेमेंट का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह होता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट अगेन क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट is the net market value of all final goods and services produced by the resident of country during a period of 1 year। okay, so समय समाप्ति की घोषणा, हमने आज GDP, GNP, देन NDP और NNP, ये इसके कंसेप्ट देखे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।